everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today our topic is environmental microbiology. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़ वजल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी होता क्या, या हम इसमें किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका यूनिट नंबर 1 यही है कि सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आपको ये देखें, यहाँ पर मैं स्लाइड्स की फॉर्म में आपको जो है समझा रही हूँ ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको समझ आए। तो इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हम इसका देखेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद हम देखेंगे इंटर रिलेशंस विद अदर फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फिर हम देखेंगे मॉडर्न इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, देन टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। अब टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स में हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस, आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजुआ। ये सारे हमारे पास माइक्रोब्स आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो फिर माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी ही किसकी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की करते हैं। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, कि इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो होती क्या है, या उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये देखें, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसके जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इन्वायरमेंट और दूसरा माइक्रोबायोलॉजी। तो हम इसको डेफिनेशंस के तौर पे किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, हेल्थ एंड वेलफेयर। ये वो स्टडी है, वो अप्लाइड एस्पेक्ट्स स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो हम ये बताते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म किस तरह से असरअंदाज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे ऊपर, यानी ह्यूमन बींग्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, इवन प्लांट्स के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का क्या रोल होता है, या किस तरह से वो असरअंदाज होते हैं हमारी हेल्थ पर, ठीक है, या हमारे दूसरी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उस पर। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो इम्पैक्ट हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट अगर होंगे तो उसमें आ जाती हैं माइक्रोबियल डिजीज़, कि डायरेक्टली अगर जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म असरअंदाज हो रहा है इन्वायरमेंट में ही है ना माइक्रो ऑर्गेनिज़म, अब वो असरअंदाज हो रहा है ह्यूमन के ऊपर या एनिमल के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली डिजीज़ कॉज करेगा। तो इसलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो गया उसका, माइक्रोबियल डिजीज़। उसके बाद इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मतलब थ्रू एक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड इकोसिस्टम, यानी वो किसी एनिमल्स के थ्रू भी इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में तो आपको फ़र्क बहुत अच्छे से पता हुआ है। डायरेक्ट वो काम होते हैं जो हम डायरेक्टली करते हैं, और इनडायरेक्ट वो किसी चीज़ के थ्रू हो, किसी इंसान के थ्रू हो, तो वो इनडायरेक्ट जो है वर्क होता है आपका, जो किसी और के थ्रू आपको किया जाए। यानी मैंने कोई भी चीज़ जो है, अगर मुझे कोई भी चीज़ मंगवानी है, मैंने पहले वो क्या करा, पहले वो मैंने अपने जो है फ्रेंड से कही, फिर उसने मेरे दूसरे फ्रेंड से कही, तो फिर इनडायरेक्ट वे किस तरह से होगा, जो सेंटर बीच वाला फ्रेंड है वो एक ज़रिया हो गया दूसरे दोस्त तक मेरी बात पहुंचाने का। तो इस तरह से क्या हो गया, इनडायरेक्टली कांटेक्ट हो गया मेरा उस दोस्त से। तो इसी तरह जो है इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होती है, इनडायरेक्ट फॉर्म वो ज़रिया एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, या इकोसिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था मुझे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें माइक्रोबियल एक्शंस। अब माइक्रोबियल एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं ये देख लें। माइक्रोबियल एक्शंस जो है बेनिफिशियल भी हो सकते हैं या फिर जो है डिट्रीमेंटल भी हो सकते हैं, यानी कि जिसको हम डिटरमाइन कर सकें। अब जो बेनिफिशियल होंगे वो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है।
तो राइजोबियम के थ्रू भी हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। उनके लिए जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। उसके बाद वो नाइट्रोजन को एज अ फूड डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन साइकिल। ये सारे क्या होगा, बेनिफिशियल हो गए कि भाई जितने भी डिकम्पोजिशन का अगर प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में कितना वेस्ट हमें नज़र आएगा। लाइक जितने एनिमल्स मर जाते हैं या प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं और उनकी बॉडीज़ जो है ऐसी जगह जगह पर पड़ी रहें, ठीक है। अगर डिकम्पोजिशन नहीं हो तो वो जगहों को घेरें और वहाँ पर गले सड़ें, और जाहिर सी बात है अगर बदबू फैलाएंगे, गले सड़ेंगे तो वो वहाँ पर और भी दूसरी बीमारियाँ पैदा होंगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास डिकम्पोजिशन का प्रोसेस एक बेनिफिशियल प्रोसेस होता है, जो कौन करवाते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं। उनमें कुछ फंजाई, बैक्टीरिया सारे आ जाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल भी जो है कौन करवा रहे होते हैं, बैक्टीरिया करवा रहे होते हैं, माइक्रोब्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक ये भी बेनिफिशियल रोल हो गया। डिट्रीमेंटल मतलब डिट्रीमेंटल जो हम डिटरमाइन कर सकें, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरियल वायरल पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन। अब उनकी किस तरह से ट्रांसमिशन हो रही है, किस तरह से एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है या वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है किसको, ह्यूमन को किस तरह से या फिर किसी एनिमल को किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसकी ट्रांसमिशन तो वो हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको ए और बी में समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसकी स्लाइड बनाने का मकसद ही यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को राइटिंग का इशू होता है, समझ नहीं आती है, तो इसलिए मैंने स्लाइड प्रिपेयर किए हैं ताकि आप लोगों को इजीली जो लिखा हुआ है वो आप इजीली समझ सकें। तो ये आप ही के लिए थोड़ी सी मैंने मेहनत की है, इंशाल्लाह जो है आपको आप इजीली जो है सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के। इसकी हिस्ट्री क्या है, पीछे कब से जो है आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्या है, एक न्यू फील्ड थी, ठीक है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि दो फील्ड्स को बना के ये एक फील्ड बनाई गई है पूरी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इन 1970 में इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी इमर्ज एज अ न्यू साइंस। इसको एज अ न्यू साइंस जो है क्या करा गया, मिला दिया गया, मतलब दो फील्ड्स को एक साथ मिला के क्या बना दिया गया, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबियल इकोलॉजी, इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोब्स विद इन्वायरमेंट। अब वो जो है माइक्रोबियल इकोलॉजी इसी में ही आ जाता है। माइक्रोबियल इसी के नाम से आपको पता चल रहा है कि हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। इकोलॉजी जो इन्वायरमेंट से चीज़ जो इंटरेक्शन हो रही है वो, ठीक है। तो इंटरेक्शन किसकी हो रही है, माइक्रोब्स की इन्वायरमेंट से हो रही है, क्योंकि आपको पता है माइक्रोब्स हर जगह मौजूद होते हैं, एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, फूड में भी होते हैं। तो उस तरह से उनकी इंटरेक्शन हो जाती है। तो उसमें एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें उसकी जो है वो क्या आ गए, जहाँ पर वो रहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है वेरियस इवेंट्स विच अकर्ड इन 1970। अब हमें पता चल गया कि भाई 1970 से ये एक फील्ड बनी थी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन अब उसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, किस बात की बिना पे उन्होंने कहा था कि जो है इन्वायरमेंटल साइंस भी एक कोई साइंस की फील्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ था, एमरजेंसीज ऑफ वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न पैथोजेंस। अब देखें मैंने ब्रैकेट में इस चीज़ को क्लियर भी किया है थोड़ा। थ्रेट टू ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज़, मतलब कि अब उन लोगों ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि जो है वाटर में और फूड में कंटामिनेशन हो रही है, ठीक है, वो पैथोजेनिक हो रहा है, मतलब उसके पीने की वजह से, उसको खाने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने इस पर रिसर्च, इस पर काम करना शुरू किया। तो उनको पता चला कि माइक्रोब्स हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं ह्यूमन के ऊपर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम लोगों को भी जीने के लिए खाना, पानी, ये सारी चीज़ें तो चाहिए होती हैं। तो फिर अगर हम वो पानी पी रहे हैं जो कि वाटर बॉर्न, मतलब
जो वाटर से कोई भी वाटर में पैथोजीन हो, ठीक है, उसको हम वाटर बोर्न, या फूड में कोई पैथोजीन हो उसको हम फूड बोर्न कहेंगे। तो वो चीज़ अगर हम खाना खा लें या पानी पी लें तो ज़ाहिर सी बात है हम उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर कोस करेगा, अगर हम उसको खा लेंगे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, वायरल या फिर बैक्टीरियल। तो ये चीज़ उन्होंने देखी, तो इसकी बेस पे उन्होंने कहा ये इवेंट की वजह से कंटेमिनेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। अच्छा, कंटेमिनेशन उन्होंने देखी कि सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर जो है उसमें कंटेमिनेशन हो रही है, ठीक है। उनमें कौन कौन से कंपाउंड्स में हो रही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है उनके अंदर कंटेमिनेशन पाई जा रही है। तो क्यों हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कंटेमिनेशन करवा रही है, तो वो है माइक्रोब्स। डिस्कवरी ऑफ वेरियस प्रोटोजुआ, उसी वक्त जो है उनको जब माइक्रोब्स का पता चला तो फिर उन्होंने फर्दर स्टडी की, उन्होंने देखने की कोशिश की भाई कि वाटर में, फूड में, एयर में, सॉइल में कौन कौन से जो है माइक्रोब्स हैं। तो तभी उनकी डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटोजुआ की। कंटेमिनेशन ऑफ इम्पोर्टेड फूड, जो इम्पोर्ट होते हैं ना बाहर, ठीक है, तो मतलब इम्पोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना जो फूड्स का होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है तिजारत का, मतलब कि एक तरह की तिजारत होती हैं जिनके नाम होते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो उनके फूड्स में भी जो है क्या देखा गया था, उसमें भी कंटेमिनेशन हो रही है। तो कंटेमिनेशन करवा कौन रहा है, वो माइक्रोब्स हैं। केमिकल पोल्यूटेंट्स, केमिकल में भी जो है जो है वो आलूदगी आ रही है, मतलब उसमें भी कंटेमिनेशन आ रही है। तो ये सारे इवेंट्स जो है 1970 में उन लोगों ने डिस्कवर किए, उसके बिना पर उन्होंने क्या, दैट इज़ द फील्ड इस इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये क्या है, एक इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है जो ऐसा करवा रही है, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स इंटर रिलेटेड हैं आपस में, मतलब रिलेट कर रही हैं, इनका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो यहाँ पर केमिकल पोल्यूटेंट में देखें दो चीज़ें, पोटेंशियल डिजीज़, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसमें हाई कॉस्ट ऑफ क्लीन अप, जाहिर सी बात है अब अगर किसी भी प्रोसेस हम करवाएंगे, क्लीन अप का प्रोसेस करवाएंगे, जो भी वो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ गया है ना हमारे पास के जो है, अब वो चीज़ है जो कि माशी तौर पर हमें मिल रही हों या माशी तौर पर हम जिसका यूज़ कर रहे हों, तो वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं। जैसे आप डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स की, बैक्टीरिया पढ़ते हैं और फंजाई पढ़ते हैं, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अलग होती है कि भाई ये एसिड बनाता है, फंजाई ये ब्रेड बना रहा है, ये ईस्ट बना रहा है, तो ये उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आती है। इसी तरह बैक्टीरिया से ही बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, वाइन बन रही है और जो है और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो योगर्ट वगैरह, तो ये उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आ जाएगा। तो इसी तरह इसकी क्या बताई हुई कि केमिकल पॉल्यूटेंट्स में इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा कि उसके अंदर जो केमिकल में पॉल्यूटेंट हो रहा है उसको क्लीन अप करवाना, ठीक है। अब वो हाई कॉस्ट भी हो सकता है, वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायो रेमिडेशन। बायो रेमिडेशन मतलब कि उसकी रेमेडी देखना। रेमेडी आपको पता है इलाज हो गया किसी भी तरह का, तो उसका ट्रीटमेंट देखना है, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी हम क्या करेंगे, बायो रेमिडेशन करवाएंगे। अगर कोई भी चीज़ कंटेमिनेटेड हुई है तो उसकी जो है बायो रेमिडेशन होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की, ठीक है। रिलेशनशिप विथ अदर फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी की दूसरी फील्ड्स हैं उसके साथ क्या रिलेशनशिप है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का, देखें। अब उनमें आ जाती हैं ये सारी, कौन कौन सी आ जाती हैं, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, और यहाँ पर एरो माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है जिसमें हम एयर को रिलेट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। एक्वेटिक में मतलब जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं उनकी स्टडी को। सॉइल मतलब सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, यानी सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्निकल तौर पर हम स्टडी करते हैं कि उनकी किस तरह से रेमिडेशन हो सकती है, उनको कौन से न्यू प्रोसेस के थ्रू जो है हम काम करवा सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जो इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं उनकी स्टडी। डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज़म या माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डायग्नोस किया जा रहा है, डिजीज़ को उनके थ्रू जो हो रही है डायग्नोस किया जा रहा है, वो किसकी स्टडी, डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी हो गई। फूड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो खाने वगैरह में जो हो रहे हैं कंटामिनेशन करवा रहे हैं माइक्रोब्स, उनकी स्टडी को फूड माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि ऑक्यूपेशनल मतलब
जो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह करें तो उनका कंट्रोल किस तरह से किया जाए, ठीक है, ये भी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है। या फिर वेस्ट बायो रेमिडिएशन। अब वेस्ट बायो रेमिडिएशन ये भी एक जो है एक फील्ड है जो रिलेट करती है माइक्रोबायोलॉजी से। इंशाल्लाह इसको हम फर्दर डिटेल में भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है